ये कहानी एंडी डुफ्रेस ने की है, जो एक बड़े बैंक में बैंकर होता है। उस पर अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या का आरोप लगता है, जिसके चलते जज उसे उम्र कैद की सजा सुनाते हैं। उसे शॉशैंक नाम की जेल भेजा जाता है, जहां से आज तक कोई भी कैदी भाग नहीं पाया है। इस जेल में ऐसे कैदी हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी यहीं बिता दी है। जब एंडी जेल आता है तो सभी कैदी उससे पूछते हैं कि बाहर की दुनिया कैसी है, क्योंकि वे बाहर की दुनिया को भूल चुके हैं। यहाँ के कानून बहुत सख्त हैं और अगर कोई गलती करता है या भागने की कोशिश करता है तो उसे मार मार कर अधमरा कर दिया जाता है। शुरुआत में एंडी किसी से बात नहीं करता, लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात रेड से होती है, जो जेल के अंदर किसी भी चीज को बाहर से मंगवा सकता है। रेड को जेल में 20 साल हो चुके हैं। एंडी रेड से कहता है कि उसे एक छोटा सा हथौड़ा और एक अभिनेत्री का पोस्टर चाहिए। रेड थोड़ा हैरान होकर पूछता है, क्या तुम इस छोटे से हथौड़े से जेल में सुरंग बनाने वाले हो? एंडी मुस्कुराता है और कहता है, जब हथौड़ा आ जाएगा तब तुम खुद समझ जाओगे। रेड एंडी को 3 कैदियों की ओर इशारा करते हुए बताता है, एंडी, इन तीनों की नजर तुम पर है, तुम सावधान रहना, इनकी नीयत ठीक नहीं है। एंडी थोड़ा गुस्से में कहता है, मैं उन्हें बता दूं कि मैं गे नहीं हूं तो? रेड जवाब देता है, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंडी के कहने पर रेड उसके लिए एक छोटा हथौड़ा मंगवा देता है। जब हथौड़ा आता है, रेड उसे देखकर सोचता है, अगर एंडी इससे सुरंग बनाने की सोच रहा है तो कम से कम 600 साल लग जाएंगे। लेकिन असल में एंडी को पत्थर तराशने का शौक होता है, इसलिए उसने यह हथौड़ा मंगवाया है। अब एंडी को यह हथौड़ा मिल जाता है। कुछ दिनों बाद वही 3 लोग जिनकी एंडी पर बुरी नजर थी, उसे अकेला देखकर उस पर हमला करते हैं और उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। यह सिलसिला अगले 2 साल तक चलता रहता है। एंडी कभी किसी से शिकायत नहीं करता, शरीर पर हमेशा चोटों के निशान रहते हैं। एक दिन कुछ कैदियों को जेल की छत की मरम्मत का काम दिया जाता है, जिसमें एंडी और रेड भी शामिल होते हैं। वहीं पर उनका इंचार्ज हैडली भी होता है। हैडली थोड़ा परेशान लगता है और अपने दोस्तों से कहता है, मेरे भाई ने मेरे नाम पर $30,000 छोड़ा है, पर इसका कोई फायदा नहीं, सारा पैसा टैक्स में चला जाएगा। डी हेडली की बातों को ध्यान से सुन रहा होता है। वह हेडली के पास जाकर एक अजीब सा सवाल पूछता है, क्या तुम्हें अपनी पत्नी पर भरोसा है? ये सुनते ही हेडली गुस्से से लाल हो जाता है। वह एंडी को कॉलर से पकड़कर छत के किनारे ले जाता है, मानो उसे नीचे फेंकने वाला हो। एंडी जल्दी से कहता है कि वह उसकी मदद करने आया है। हेडली थोड़ा रुकता है, तब एंडी उसे बताता है, सरकार का एक नियम है कि कोई भी आदमी अपनी जिंदगी में अपनी पत्नी को $60,000 तक का गिफ्ट दे सकता है, बिना किसी टैक्स के। तुम्हें इसके लिए किसी महंगे वकील की जरूरत नहीं है। मैं यह काम तुम्हारे लिए मुफ्त में कर दूंगा, बस मेरे दोस्तों को बियर पिला देना। अगली सुबह दिखाया जाता है कि एंडी के सारे दोस्त छत पर बैठे हुए बियर का मजा ले रहे हैं। इसका मतलब है कि एंडी ने हेडली की मदद कर दी है। एंडी खुद बियर नहीं पीता, लेकिन उसके चेहरे पर एक छोटी सी जीत की मुस्कान होती है। कुछ दिनों बाद जेल में सभी कैदियों के लिए एक फिल्म दिखाई जा रही होती है। एंडी एक समय के बाद हॉल से बाहर निकलता है। जैसे ही वह हॉल के बाहर आता है, वही 3 लोग फिर से उसका इंतजार कर रहे होते हैं, जो उसके साथ हमेशा बुरा बर्ताव करते थे। वे लोग एंडी को जबरदस्ती एक कमरे में खींच कर ले जाते हैं, लेकिन इस बार एंडी तैयार था। वह उन पर पलटकर वार करता है और एक आदमी के सिर पर जोर से मारता है। इसके बाद वे लोग एंडी को बहुत बुरी तरह से पीटते हैं, जिससे एंडी को अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। एंडी पर हमला करने वाले व्यक्ति को 1 सप्ताह के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाता है। जब वह 1 हफ्ते बाद अपनी सेल में लौटता है तो हेडली, वही अधिकारी जिसके लिए एंडी ने $30,000 का टैक्स बचाया था, वहां मौजूद होता है। हेडली उसे इतनी बुरी तरह पीटता है कि वह जीवन भर के लिए अपंग हो जाता है। कुछ दिनों बाद जेल का वार्डन एंडी की सेल में आता है। वह तलाशी लेने का नाटक करता है, लेकिन वास्तव में एंडी से मिलने का बहाना ढूंढ रहा होता है, क्योंकि उसके अधिकारियों ने उसे बताया था कि एंडी ने हेडली के $30,000 टैक्स फ्री बचाए थे। जब वार्डन एंडी की सेल में आता है तो एंडी के हाथ में एक बाइबल होती है और सेल के अंदर एक बड़ा पोस्टर भी लगा होता है। वार्डन उस पोस्टर को देखकर कहता है, जेल में ऐसे पोस्टर्स रखने की इजाजत नहीं है, पर कभी कभी छोटी चीजें नजरअंदाज कर दी जाती हैं। वार्डन को सब कुछ मिलता है, लेकिन वह हथौड़ा नहीं मिलता जो एंडी ने रेड से मंगवाया था। जाते वक्त वह एंडी की बाइबल उसे वापस देते हुए कहता है, इसके अंदर ही तुम्हारी मुक्ति छुपी है। वार्डन एंडी से इतना प्रभावित हो जाता है कि उसे अपने ऑफिस में बुलाकर असिस्टेंट लाइब्रेरियन बना देता है। लाइब्रेरी में पहले से एक बुजुर्ग व्यक्ति ब्रूक्स काम कर रहा होता है, जो सालों से लाइब्रेरी संभालता आ रहा है। एंडी को अब उसके अधीन काम करना पड़ता है। धीरे धीरे एंडी लाइब्रेरी के काम के साथ साथ जेल के अधिकारियों के आयकर रिटर्न भरने का काम भी शुरू कर देता है। कई साल बीत जाते हैं और एंडी पर काम का बोझ बढ़ता जाता है। अब उसे एक सहायक की जरूरत होती है और वह अपने सबसे अच्छे दोस्त रेड को अपना असिस्टेंट बना लेता है। समय धीरे धीरे बीतता है और एक दिन वह पुराना लाइब्रेरियन ब्रूक्स, जिसके अधीन एंडी काम करता था, एक कैदी के गले पर चाकू रख देता है। दरअसल सरकार ने ब्रूक्स की सजा माफ कर दी होती है और उसे जेल से रिहा करने का फैसला लिया गया होता है, लेकिन
ब्रूक्स जेल से बाहर नहीं जाना चाहता। वह कहता है, मैं 50 साल से यहाँ हूँ, ये जेल मेरा घर है, यही मेरी दुनिया है। उसके मन में ये डर होता है कि अगर वह किसी को मार देगा तो उसकी सजा बढ़ जाएगी और वह जेल में ही रह पाएगा। लेकिन एंडी और रेड के समझाने पर ब्रूक्स को अपना फैसला बदलना पड़ता है और वह उस व्यक्ति को छोड़ देता है जिसे उसने चाकू दिखाया था। जेल से रिहा होने के बाद ब्रूक्स को बाहरी दुनिया पूरी तरह से बदली हुई लगती है। पहले सड़कों पर एक दो गाड़ियां होती थीं, अब सड़कों पर ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। बाहर की तेज रफ्तार जिंदगी में ब्रूक्स खुद को अकेला महसूस करता है। वह इस भीड़ भाड़ वाली दुनिया में जी नहीं पाता और अंततः अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। जेल के अंदर वार्डन एक नया कार्यक्रम शुरू करता है जिसका नाम है इन आउट प्रोग्राम। इस कार्यक्रम के तहत कैदियों को जेल के बाहर ले जाकर काम कराया जाता है ताकि वे मेहनत करके पैसा कमाना सीख सकें। लेकिन असल में यह कार्यक्रम एक बड़ा धोखा होता है। वार्डन इस कार्यक्रम के जरिए सस्ते जेल श्रम से बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स ले लेता है। वह कैदियों की मेहनत से कमाई हुई रकम से काफी पैसा बनाता है, लेकिन वह काला धन होता है। एंडी अब वार्डन के काले धन को संभालने में मदद करता है, लेकिन वह इस काम को इतना आसान नहीं बनाता। एंडी एक नया खेल खेलता है। वह एक ऐसे इंसान की नकली पहचान बनाता है जो दुनिया में कभी पैदा ही नहीं हुआ। उसका नाम रखा जाता है रैंडल स्टीफेंस। एंडी रैंडल के नाम से नकली दस्तावेज, बैंक खाते और कानूनी कागजात तैयार करता है। वार्डन के सारे पैसे रैंडल के नाम पर ट्रांसफर हो जाते हैं। अगर कभी पुलिस को शक भी हो तो वे उस आदमी को ढूंढते रहेंगे जो दुनिया में कभी था ही नहीं। कुछ महीने बाद जेल में एक नया कैदी आता है जिसका नाम होता है टॉमी। उसने अपनी जिंदगी में छोटी मोटी चोरियां की हैं और अलग अलग जेलों में जा चुका है। जब टॉमी को पता चलता है कि एंडी ने जेल में बहुत लोगों की मदद की है तो वह तुरंत एंडी के पास जाता है और कहता है, मुझे अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करनी है। जेल से बाहर जाकर मैं अपनी बीवी और बच्चे के साथ एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता हूँ। एंडी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। एक दिन टॉमी रेड के पास जाता है और पूछता है, एंडी इतना इंटेलिजेंट है तो वह जेल में क्यों है? रेड थोड़ा रुक कर कहता है, ना एंडी एक बड़ा बैंकर था, उस पर अपनी बीवी और उसके प्रेमी की हत्या का इल्जाम था, इसी इल्जाम में वह यहाँ है। टॉमी ये सुनकर एकदम शांत हो जाता है। कुछ देर बाद टॉमी एंडी और रेड के पास वापस आता है और कहता है, मैं एक और जेल में था, वहाँ एक कैदी से मिला था। एक दिन उसने मुझे बताया कि वह एक घर में चोरी करने गया था। घर के मालिक जाग गए और उसने दोनों को गोली मार दी। बाद में उसे पता चला कि वे दोनों पति पत्नी नहीं बल्कि प्रेमी थे और वह औरत एक बड़े बैंकर की बीवी थी। उस बैंकर को उसकी बीवी और उसके प्रेमी के मर्डर का इल्जाम लगाकर जेल भेज दिया गया था। अब साबित हो जाता है कि एंडी बिल्कुल बेगुनाह था। जब एंडी को यह सच्चाई पता चलती है तो वह सीधा वार्डन के पास जाता है, लेकिन वार्डन जानकर भी इस बात को नहीं मानता क्योंकि एंडी ही वह इंसान है जो वार्डन के काले धन को सफेद बनाता है। एंडी उसके सारे राज जानता है। एंडी घुमा फिरा के वार्डन को धमकाता है, मैं तुम्हारे ब्लैक मनी का राज कभी किसी को नहीं बताऊंगा, बस मुझे इस जेल से जाने दो। लेकिन वार्डन को यह बात अच्छी नहीं लगती। गुस्से में वो एंडी को काल कोठरी में 1 महीने के लिए डाल देता है जहां सिर्फ अंधेरा होता है, ना रोशनी, ना हवा, ना कोई इंसानी आवाज। वार्डन उस टॉमी को भी मार डालता है जो एंडी को रिहा करवाने का एकमात्र गवाह था। वो टॉमी को जेल से भागने की झूठी कहानी बनाकर गोली मार देता है। फिर वार्डन एंडी के पास आता है और ठंडे चेहरे से कहता है, टॉमी भागने की कोशिश कर रहा था इसलिए उसे गोली मारनी पड़ी। एंडी समझ जाता है कि वार्डन झूठ बोल रहा है। एंडी कड़क आवाज में कहता है, आज के बाद मैं तुम्हारा एक भी काम नहीं करूंगा। वार्डन का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो एंडी को और 1 महीने के लिए काल कोठरी में डालने का हुक्म दे देता है। अब तक किसी को इतने लंबे समय तक काल कोठरी में नहीं रखा गया। 2 महीने बाद जब एंडी वापस काल कोठरी से बाहर आता है तो रेड उसके पास आता है। एंडी रेड से पूछता है, क्या तुम कभी यहाँ से बाहर जा पाओगे? रेड उदासी से कहता है, शायद तब जब मैं इतना बूढ़ा हो जाऊंगा कि मेरी सोचने की शक्ति खत्म हो जाएगी। एंडी बोलता है, जब मैं यहाँ से निकलूंगा तो मैं मैक्सिको के जिवातानेजो जाऊंगा। समंदर के किनारे एक खूबसूरत जगह है, कहते हैं वहां जाकर इंसान खुद को खो देता है। मैं वहां एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोलूंगा, समंदर के किनारे बोट ठीक करूंगा और अपने दोस्तों के साथ गहरे समंदर में जाकर मछलियां पकड़ूंगा। रेड थोड़ा परेशान हो जाता है। वो एंडी को देखकर कहता है, उम्मीद एक बहुत खतरनाक चीज है एंडी, उम्मीद इंसान को पागल बना देती है। एंडी कहता है, मेरे पास अब 2 ही रास्ते हैं, या तो मैं यहाँ घुट घुट के जीऊं या एक दिन मर जाऊं। जाने से पहले एंडी रेड से एक वादा लेता है, रेड मुझसे एक बात का प्रॉमिस करो। एंडी बोलता है, बक्सटन में एक बड़ा सा खेत है, उस खेत में एक पुराना सा बड़ा पेड़ है, उस पेड़ के पास एक पत्थर की दीवार है और उस दीवार पर एक काला पत्थर रखा है, उस पत्थर के नीचे कुछ दबा हुआ है। वादा करो जब तुम यहाँ से बाहर जाओगे तो उस पत्थर के पास जरूर जाओगे। रेड कहता है, उस पत्थर के नीचे क्या है एंडी, इसके लिए तुम्हें वहाँ जाना ही पड़ेगा। ये कहकर एंडी सीधा वर्डन का काम पूरा करने चला जाता है। काम खत्म करने के बाद वो सारे डॉक्यूमेंट्स को एक खास लॉकर में रखता है। वर्डन अपने घमंड भरे अंदाज में कहता है, मेरे कपड़े धुलवा दो और मेरे जूते को ऐसे चमकाना जैसे शीशे में अपनी तस्वीर दिखे।
रात होती है और एंडी वापस अपने सेल में चला जाता है। उस रात रेड बहुत बेचैन रहता है। उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट होती है, कहीं एंडी कुछ गलत तो नहीं करने जा रहा। ये सोचकर रेड की नींद उड़ जाती है। अगले दिन सुबह जब सभी कैदियों के सेल के दरवाजे खुलते हैं, एंडी का सेल बंद ही रहता है। जब गार्ड एंडी के सेल तक जाता है तो वह एकदम हैरान रह जाता है। गार्ड इतना शॉक हो जाता है कि उसके हाथ से चाबियां गिर जाती हैं। इसी बीच वार्डन के ऑफिस का एक सीन दिखाया जाता है। वार्डन अपने जूते पहनने के लिए बॉक्स खोलता है, लेकिन बॉक्स के अंदर एंडी के जूते पड़े होते हैं। तभी अचानक जेल में एक तेज और भयानक सायरन बजता है। ये सायरन किसी कैदी के भाग जाने का संकेत होता है। वार्डन गुस्से से लाल पीला होते हुए एंडी के सेल तक दौड़ता है। रेड को भी तुरंत वहां बुला लिया जाता है। वार्डन रेड पर चीखता है, कहाँ है एंडी, बताओ मुझे। रेड एकदम शांत और मासूम चेहरे से कहता है, मुझे क्या पता सर। वार्डन का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह चिल्लाता है, ये कोई भूत था क्या जो रात भर में हवा हो गया। गुस्से में वार्डन दीवार पर लगे पोस्टर की तरफ पत्थर फेंकता है, लेकिन वो पत्थर नीचे गिरने के बजाय पोस्टर के अंदर चला जाता है। वार्डन धीरे धीरे पोस्टर के पास जाता है और उसे फाड़ता है और वहां दिखाई देता है एक बड़ा सा सुरंग। वार्डन अपना हाथ उस गड्ढे में डालता है और शॉक में आ जाता है। सभी गार्ड्स और कैदियों के चेहरे पर हैरानी छा जाती है। यह कैसे हो सकता है? दीवार तो इतनी मजबूत थी कि बिना किसी मशीन के उसमें छेद करना नामुमकिन था, लेकिन एंडी ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। जल्दी से सारे गार्ड्स एंडी के भागने वाले रास्ते की जांच करने लगते हैं। वहां उन्हें एंडी के पुराने कपड़े, एक पुराना साबुन, एक कंघी और वही छोटा सा हथौड़ा मिलता है जो एंडी ने बॉडी 20 साल पहले रेड से मांगा था। वही हथौड़ा जिसे देखकर लगता था कि उसे सुरंग बनाने में 600 साल लग जाएंगे, लेकिन एंडी ने इस 20 साल में कमाल कर दिखाया। हर रोज वह उस दीवार को थोड़ा थोड़ा काटता, जो मिट्टी निकलती उसे अपनी जेब में भरकर जेल के मैदान में चुपके से गिरा देता। 20 साल तक किसी को शक भी नहीं हुआ। रात के अंधेरे में जब जेल की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं, एंडी अपने सेल के सुरंग से बाहर निकलता है। वह वार्डन के दिए हुए कपड़े और चमचमाते जूते पहने होता है, जो उसने प्रेस करने के बहाने चुपके से पहन लिए थे। एंडी एक टर्क पाइप तोड़ता है और उसमें घुस जाता है और वहीं से आजादी की तरफ भाग जाता है। अगली सुबह एंडी सीधा बैंक जाता है, वही बैंक जहां वार्डन का सारा ब्लैक मनी रखा था, जो एक ऐसे आदमी के नाम पर था जो कभी पैदा ही नहीं हुआ। एंडी के पास उस नकली आदमी के सारे दस्तावेज और सिग्नेचर होते हैं, क्योंकि ये सारी चालें उसने अब जेल के अंदर से ही चल रखी थी। 95 मिलियन निकालता है। अब एंडी के पास के लिए आजादी भी है और अमीरी भी। इसके बाद एंडी वह सारे ब्लैक मनी के डॉक्यूमेंट्स और वार्डन के काले कारनामों के सबूत प्रेस के पास भेज देता है। अगली सुबह अखबारों की हर हेडलाइन में बस एक ही खबर होती है, वार्डन का राज खुल गया। वार्डन जब अपना आई सेफ खोलता है तो वहां उसके पैसों के दस्तावेज नहीं होते ना, वहां होती है सिर्फ एक बाइबल, वही बाइबल जिसमें एंडी ने कभी कहा था, सैल्वेशन लाइज विद इन। वार्डन गुस्से में बाइबल के पन्ने पलटता है और वहां दिखता है वह एक हथौड़े का निशान। एंडी ने बाइबल के पन्नों को एक हथौड़े के शेप में काट रखा था। इसी बाइबल में वह हथौड़ा छुपा था जिससे उसने 20 साल तक सुरंग बनाई थी। वार्डन शॉक में आ जाता है। जब पुलिस उसे गिरफ्तार करने आती है तो वार्डन खुद को गोली मार लेता है। कुछ महीनों बाद रेड की सजा भी माफ हो जाती है, लेकिन 40 साल जेल में बिताने के बाद रेड को आजादी महसूस नहीं होती। उसका दिल उदास रहता है। वह वही कमरा ले लेता है जहां कभी ब्रुक्स रहता था। रेड भी ब्रुक्स की तरह अपनी जिंदगी खत्म करने का सोचता है, लेकिन तभी उसे एंडी से किया गया एक वादा याद आता है। वह बक्सटन के बड़े खेत तक जाता है। वहां एक पुराना सा पीपल का पेड़ होता है। पेड़ के नीचे एक काला पत्थर रखा होता है। जब रेड उस पत्थर को उठाता है तो वहां एक छोटा सा बॉक्स मिलता है। बॉक्स में कुछ पैसे और एंडी का लिखा हुआ एक पत्र होता है। पत्र में लिखा होता है, क्या तुम्हें याद है वो जगह जिसका मैंने जेल में जिक्र किया था, जिहुआ तनेजो? मैं वहां तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। और एक लाइन लिखी होती है, होप इज अ गुड थिंग, मे बी द बेस्ट ऑफ थिंग्स एंड नो गुड थिंग एवर डाइज। फिर दिखाया जाता है रेड जो आखिरकार जिहुआ तानेजो पहुंचता है। वहां एक समंदर के किनारे एंडी अपनी बोट ठीक कर रहा होता है। दोनों दोस्त गले लगते हैं। एंडी का सपना से पूरा हो चुका होता है और रेड को समझ आ जाता है, शायद उम्मीद दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है। अगर यह कहानी आपको भी उतनी ही पसंद आई जितनी एंडी और रेड को उनकी दोस्ती, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट ही हमारी मेहनत की असली कीमत है।